नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज सियासत का सुपर मंडे है, यानी सुपर सोमवार है, क्योंकि एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीख आ गई है व्यूअर्स। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई है, क्योंकि CWC की बैठक के बाद कांग्रेस ने खुला ऐलान कर दिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां जातीय जनगणना की कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि 5 राज्यों के चुनाव इंडी अलायंस के लिए पहला एग्जाम भी होगा, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बनने के बाद यह चुनाव पहली अग्नि परीक्षा है। और यह भी दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर है। और अगर कांग्रेस जीतती है तो गठबंधन के भीतर कांग्रेस का कद बढ़ेगा और बीजेपी के सामने ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस की हार होती है तो पूरे विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ना भी तय है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया का पहला एग्जाम, क्या होगा अंजाम? आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। सत्ता के सेमीफाइनल का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव की तारीखें आ गई हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे और सभी राज्यों में 3 दिसंबर को मतगणना होगी। एक तरफ चुनावों की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो दूसरी तरफ जीत का दावा किया जा रहा था। कांग्रेस जीतेगा भाई, जीतेगा। आज क्या मुद्दे हैं सर मीटिंग में? इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहां दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चलते हुए CWC की मीटिंग के बाद यह ऐलान कर दिया है, जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां जातीय जनगणना करवाई जाएगी। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं, हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने पूरा देश का जो जनगणना करी थी वो क्यों नहीं अभी तक रिलीज करी? कुल मिलाकर 5 राज्यों के ये चुनाव इंडी गठबंधन की पहली अग्नि परीक्षा हैं। और सवाल है कि क्या 2023 में जो नतीजे आएंगे उसे 2024 का ट्रेलर माना जाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इंडिया का पहला एग्जाम, क्या होगा अंजाम? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए सीधा चलते हैं विश्लेषण की तरफ। इंडिया के पहले इम्तिहान का विश्लेषण। पहला एंगल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी और बड़ी टक्कर है। दूसरा एंगल, विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में रहे तो गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी बूस्टर डोज रहेगी। तीसरा एंगल, कांग्रेस की स्थिति अगर कमजोर रही तो पूरे विपक्ष के लिए यह बड़ा झटका होगा। चौथा एंगल, कांग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी, तो 2024 में बीजेपी को एक अच्छी बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। अगर हारी तो मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा एंगल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने मंत्रियों और सांसदों को भी मैदान में उतारा है। यह एक बड़ा सकारात्मक कदम क्या बीजेपी का है, ये तो नतीजे बताएंगे जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन लड़ाई बीजेपी ने दिलचस्प कर दी है। जो लिस्ट बीजेपी ने, चाहे वो MP हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, जो जारी करी है, उस
लिस्ट ने एक बढ़त जरूर बनाने का प्रयास किया है विपक्षियों के ऊपर। छठा एंगल, सिक्स्थ एंगल ये है, आप अगर कुछ कमाल कर पाई तो गठबंधन में केजरीवाल की हैसियत बढ़ेगी। यानी हालांकि एक बात है कि आपको कांग्रेस कोई सीट देने को तैयार नहीं है, और दोनों आम आदमी पार्टी अगर राज्यों में जा रही है तो कांग्रेस को भ्रष्ट भी बता रही है। ये सिर्फ पंजाब नहीं है, ये छत्तीसगढ़ भी है और मध्य प्रदेश भी है और ये राजस्थान भी है। मैं बढ़ता हूं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ आज इस बड़े दिन पर कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन क्या 5 राज्यों के नतीजे इंडिया का भविष्य तय करेंगे, यह बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अजय आलोक है, मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं और लेफ्ट आइडियोलॉग हैं विवेक श्रीवास्तव, रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ, रोहित अग्रवाल है, इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, शादाब चौहान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन है, नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सीधी शुरुआत करता हूं आपसे विवेक श्रीवास्तव, क्या ये 5 राज्यों के चुनाव एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि मुकाबले में तो हम हैं, बाकी थोड़ी कोई है। नहीं, स्टेट टू स्टेट सब कुछ वेरी करता है, और मैं वन नेशन वन इलेक्शन के इसीलिए खिलाफ हूं क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस के क्राइटेरिया अलग होते हैं, विधानसभा के कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के कैंडिडेट्स के जीतने हारने क्राइटेरिया अलग होते हैं, जनता अलग तरीके से कैंडिडेट्स को देखती है, इश्यूज अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं। तो मैं विधानसभा के जो भी चुनाव हैं इनको पहले तो लोकसभा का लिटमस टेस्ट या INDIA की जो यूनिटी है उससे मैं रिलेट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चुनाव है, सेक्युलर पार्टियां लड़ रही हैं, भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसके खिलाफ खड़े हुए हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो यही सेक्युलर गठबंधन इन राज्यों में आने जा रहा है। और डर के मारे मध्य प्रदेश में आप देख ही चुके हैं क्या हुआ है, मंत्रियों को उतारा जा रहा है, मेंबर पार्लियामेंट्स को उतारा जा रहा है, इतनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है शिवराज सिंह चौहान की। पिछली बार भी जोड़ तोड़ के कारण किसी तरीके से बचे थे, इस बार बचना असंभव है, डर चुके हैं, डिफेंसिव पे है भाजपा, ये सच्चाई है। तो इसको इस दृष्टि से ना देखें, लोकसभा का क्राइटेरिया अलग है, वो टाई अप अलग नहीं, बिल्कुल आपने बोला सीटों का बंटवारा अलग तरीके से आपने बोला इंडिया का ये लिटमस टेस्ट नहीं है, इंडिया के लिए कोई टेस्ट नहीं है, और हमारी यूनिटी का भी टेस्ट नहीं है। यूनिटी तो दिखाई नहीं दे रही तो टेस्ट क्या होगा, क्योंकि सब तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी है, और अगर मैं विवेक श्रीवास्तव के शब्दों को थोड़ी देर के लिए उधार लूं तो बीजेपी को पता है उसका क्या हश्र होने जा रहा है इन चुनावों के अंदर। हाँ बिल्कुल हमें पता है। देखिए, एक शुरुआत करता हूँ विवेक जी के लिए। लगता है उन्होंने आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। तेलंगाना में राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, उल्टा बोल दिया। तो जिसको उल्टा सीधा का ज्ञान नहीं है और डरे हुए हम हैं क्या विवेक जी, थोड़ा राहुल गांधी को सुन लिया कीजिए ना। इंडिया का भविष्य का रोड मैप आपके लिए क्लियर रहेगा। लेफ्ट में तो सब पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जायंट्स हैं, स्लिप ऑफ टंग्स को इतना सीरियस मत लीजिए। हाँ, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो रह के रिफ्लेक्ट होते रहता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। Anyway, सच्चाई भी बोल रहे थे, आप लोग जा रही है, कोशिश करते हैं। अच्छा जा रही है, छोड़िए ना, हम क्यों भुनाएंगे भाई, हम क्यों भुनाएंगे, ये तो हर चैनल चला रहा है, हम क्यों भुनाएंगे। मैंने तो आपको सुनाया बस कि जब इंडिया के बारे में इतना कंसर्न है तो राहुल गांधी को भी सुन लिया कीजिए। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि 3 राज्यों में हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है अमीश जी। तेलंगाना में ट्रायंगुलर फाइट है, और तेलंगाना में इंटरेस्टिंग ट्रायंगुलर फाइट इसलिए है क्योंकि 2 दल जो हैं BRS और कांग्रेस, वो सिर्फ और ओवैसी, ये तीनों मिलकर सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए पड़े हुए हैं। इस हद तक रिझाने के लिए पड़े हुए हैं कि ओवैसी ने जहां पे फिलिस्तीन का समर्थन किया तो देखा देखी आज CWC के बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रपोजल पास कर दिया गया कि हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। एक बार भी निंदा नहीं की जो इजराइल पे आतंकी हमला किया गया। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव जी से, रवि जी से, बाकी लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि ये मानवता के नाम पे सबसे बड़ा तमाचा है। पैलेस्टीन के समर्थन में थे,
वाजपेयी को भी थोड़ा सुना करिए और पढ़ा कीजिए कभी कभार। वही मैंने एक मिनट मैं आतंकी हमलों की बात कर रहा हूं, पैलेस्टीन के समर्थन की नहीं। हाँ, पैलेस्टीन के समर्थन की बात कोट कर देता हूं। आज आतंकी हमला हुआ इजराइल पे, को कोट कर देता हूं। जो इजराइल पे 35 एकड़ जमीन, जो इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, खड़े होने के लिए कहा भारतीयों को पैलेस्टीन के साथ। बीच में नहीं सुनिए तो सही, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो फॉरेन पॉलिसी में क्यों बोल 2014 से बात बोल लीजिएगा ना, मेरे बात बोल कर रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं इजराइल पे आतंकी हमला हुआ, उसका समर्थन करते हैं आप। पैलेस्टीन ने नहीं, हमास ने हमला किया है, पहली बात तो समझ लीजिए। एक सेकंड, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। लोग आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड दे दीजिए ना इत्मीनान से। और 40 बच्चे। सबसे पहली बात, पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया, हमास ने हमला किया। हमास टेररिस्ट स्टेट है तो इजराइल भी टेररिस्ट स्टेट है। वो आतंकी संगठन है। इजराइल क्या हमास है? की आपको निंदा करते हुए शर्म नहीं आती है ना आपको, ना कांग्रेस को और ना ओवैसी को। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है जो ये खुद दिखा रहे हैं। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया एक सुर में निंदा कर रही है, लेकिन ये ना हमास के साथ क्यों खड़े हैं? जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसके साथ क्यों खड़े हैं? जो औरतों को वहां पर क्या हश्र कर रहा है, उसके साथ, उस हमास के साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास के साथ खड़े होकर क्या मिलेगा? वोट मिल जाएंगे थोड़े? के साथ नहीं खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है, करना चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हो रहा है, वो हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे देश का शासन सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हमास के साथ नहीं खड़े हम लोग। नहीं, आपका मोदी सरकार किसी के साथ भी खड़ी हो, इन्होंने नेशनल पॉलिसी बदल दी। वाजपेयी को गलत बोले ना फिर खड़े होकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे, खिलाफ थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। को लौटाई जाए, बोले वाजपेयी गलत थे। एक सेकेंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोक, 30 सेकेंड रिबटल। जी, लगता है 2023 के चुनाव के दंगल में अब तो हमास की एंट्री हो गई है। हमास की एंट्री आज दिन में ही हो गई थी, जब ओवैसी और कांग्रेस ने एक साथ रेजोल्यूशन पास किया कि वो हमास के समर्थन में। हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहां पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। गांधी जी की कांग्रेस नहीं है, गांधी जी जिंदा होते ना तो आज आघात लग गया होता, उनको पक्षाघात लग गया होता कि क्या कांग्रेस थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि 1948 में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक हद होती है साहब, मतलब चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों को रिझाना तो हमास के पक्ष में खड़े हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद उसको डिफेंड कर रहे हैं कि वाजपेयी जी ने पैलेस्टीन से संबंध सबसे पुराना है। यासर अराफत का दोकला हम पे मत फोड़िए। आप लोग आतंकी संगठन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया इजराइल पे, हमास ने जिम्मेदारी ली है, हमास के साथ हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े, नागरिकों को मारा है, आप उसके साथ खड़े, खंडन करिए जैसे वाजपेयी ने किया था, या बोलिए वाजपेयी गलत थे और बोलिए कि वाजपेयी आतंकवादियों के साथ खड़े। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, आप पाकिस्तान के साथ भी खड़े, किसी के साथ भी खड़े। शर्म नहीं आती है चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं? ठीक है, अब विवेक श्रीवास्तव हेर और फैक्ट से दूर। विवेक फैक्ट ये है कि हमास ने अटैक करा है इजराइल को और आम नागरिकों की जान ली है, औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया है, औरतों को उठा के लेके जाया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि सिंपैथी इजराइल के साथ है, सिंपैथी इजराइल के साथ है और भारत की सरकार भी इजराइल के साथ है? क्योंकि अगर हम देखें तो आतंकी हमला हुआ है इजराइल पे, इजराइल टेररिज्म का विक्टिम है। देखिए, और हम अगर विपक्ष या फिर आप अगर हमास के साथ खड़े होंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जी, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। यह भारत की ट्रेडिशनल लाइन है। अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लाइन को छोड़ा और अमेरिकन लाइन को टो कर रहा है। अगर हमास गलत है, वायलेंस गलत है, माना, लेकिन इजराइल इज द अग्रेसर। और कितनी औरतों बच्चों को मारा गया इसी साल। 200 नागरिकों का फिगर दिया, 40 बच्चों का फिगर दिया। इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करें, बीजेपी के प्रवक्ता। आपने बोला अगर हमास गलत है तो टेररिस्ट स्टेट तो इजराइल में हुआ।
जो आतंक को परोसे, जो आतंक को बढ़ावा दे, जो आतंक से लोगों की जान ले, वो तो गलत ही होगा ना। उस आतंक का धर्म क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, बोलिए ना, पॉइंट बड़ा सीधा है, लेकिन पॉइंट बड़ा सीधा है। आप हमास में तो आप अगर लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आप कह रहे हैं वो तो गलत ही है। मतलब 2023 का जो चुनाव है अब विधानसभा का, वो पैलेस्टाइन और इजराइल की पॉलिसी पे हो जाएगा क्या? ओके, नहीं, बिल्कुल, मैं सीधी बात, मैं तो आज वाजपेयी को ही कोट करूंगा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। वाजपेयी के शब्द हैं कि 35 एकड़ जमीन पैलेस्टीनियनों की जो इजराइल ने कब्जा कर रखी है वापस करे। देखिए, मेरा कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है और आप इसके भागीदार बनते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इत्मीनान से बात करें। लेट्स टॉक अबाउट वाजपेयी। डिड वाजपेयी सपोर्टेड टेररिज्म? ओके, क्या अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने भी कवर करा एज अ जर्नलिस्ट, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद का सपोर्ट करा कभी? हमास का सपोर्ट करना, हमास का सपोर्ट करना, नेहरू, आतंकवाद का सपोर्ट करना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। नहीं, नेवर। ये एक तरफा नरेंद्र मोदी अकेले आदमी आए हैं जो टेररिज्म के खिलाफ हैं। When वाजपेयी प्रधानमंत्री सब टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। When वाजपेयी सपोर्टेड इट, टेल मी दैट। हमारा एक स्टैंड था इस देश का जिसमें भाजपा भी थी कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। वो विक्टिम्स हैं, उनकी जमीन छीनी गई है एंड दे आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन बाय इजरायलीज। ये भारत की लाइन है। नहीं, हमारा स्टैंड तो हिंदी चीनी भाई का भी रहा है, हमारा स्टैंड तो बहुत रहा है, हमारे स्टैंड में तो अमन की आशा भी रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं ना कि 2014 के बाद देश में बदलाव आया है और देश की सरकार अगर इजराइल के साथ खड़ी है, अगर इजराइल पे आतंकी हमला हुआ है तो क्योंकि मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हम हमास के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? क्या ये अच्छा लगता है, शोभा देता है? आप नहीं, आप पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े होइए ना सर। हमारी सरकार क्यों नहीं पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ी होती है? ओके, जो सही में विक्टिम्स रहे हैं जी। ओके, और अमेरिका की वजह से समस्याएं हो रही हैं। ठीक है जी, डॉक्टर अजय आलोक। ये तो खैर देखिए अमीश, ये साबित तो हो ही गया कि ये लोग हमास के साथ हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि तेलंगाना में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्योंकि वहां बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी तीनों मुस्लिम वोट के लिए झपट्टा मार रहे हैं एक दूसरे पे। अब बाकी बहुसंख्यकों को हमेशा अनादर किया जा रहा है। तो इस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में भी हम जीतेंगे और इतिहास बनेगा फिर से जब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला चुनाव, ये लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया का टेस्ट होगा, अरे इंडिया बचा का इंडिया अलायंस, ये तो इंडिगो हो गया है, हवा में उड़ा हुआ है। ममता क्या बोल रही हैं? ममता बनर्जी को तो सुनते होंगे विवेक श्रीवास्तव, जाति के जनगणना पे क्या बोला ममता ने कि हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आप एक साथ है, एक मत हैं आप लोग। आपके आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ रही है राजस्थान में, अब बघेल को कहती है जेल भेजो, भघेल है, ये भघेल हो जाएंगे चुनाव के बाद। मैंने कहा ना साहब, इनको जेल भेजो। राजस्थान में भी वही सुर, मध्य प्रदेश में भी वही सुर। कौन सा इंडी, कहां कह रहे लोकसभा तक रहेंगे आप? हाँ, लोकसभा तक रहेंगे। ममता क्या भीख में देगी आपको 2 सीट बंगाल में लड़ने के लिए? 2-3 सीटें भीख में दे देंगी वेस्ट बंगाल में कि लड़ लो। आपका इंडी और कांग्रेस को आप लोग भीख में देंगे केंद्र में कि कांग्रेस आपको भीख? ठीक है, रवि श्रीवास्तव की बात मुझे जाना है जी। रवि श्रीवास्तव देखिए, ओके मैं आऊंगा रोहित आपके पास। रवि, पॉइंट ये है कि ये जो पूरा चुनाव है, ये 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सेमीफाइनल भी होता है लोकसभा से पहले। हालांकि पिछली बारी वाले सेमीफाइनल में बीजेपी हार गई थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की बहुत धमाकेदार जीत हुई। लेकिन ये इन चुनावों के अंदर, क्योंकि इंडिया अलायंस भी बना है, उसका भी एक टेस्ट होगा। हालांकि सब आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है गठबंधन की बखिया तो उधड़ ही रही है? देखिए अमीश, ऐसा आप सोच सकते हैं कि गठबंधन की बखिया उधड़ गई वगैरह वगैरह। उधड़ रही है, जो बनाया गया था गठबंधन, उधड़ रही है। वो केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था और आप बार बार उसको विधानसभा के चुनाव के साथ में जोड़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर बतंगे खड़े कर रहे हैं कि कौन अपनी फ्लाइट पहले पकड़ने चला गया, कौन फ्लाइट बाद में पकड़ के चला गया, किसने किसकी तरफ देखा नहीं, किसने किसकी तरफ नमस्ते नहीं करी, किसने रैली कैंसिल कर दी, किसने क्या कर दिया। आपका एक ही एजेंडा है कि आपको एक ही इंडिया अलायंस जो है वो बिखर गया है और उसका कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसा सोचते रहिए, वो अलायंस अपनी जगह पर है
और जैसे चुनाव विधानसभा के होने चाहिए वो चुनाव हो रहे हैं, और इनमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये निश्चित है। जो ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज एमएलए और वो एमपी और मिनिस्टर आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये हताशा है। ये अब आखिरी सांस लेने वाले जो निर्णय होते हैं वो हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो। इन सबको शहीद किया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि अगर जीत गए तो जय और हार गए तो गए, घर चले जाना हमेशा के लिए, फिर तुम्हारी राजनीतिक जमीन खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो ये चुनाव जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 करोड़ वोटर इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1/6 जितने टोटल वोटर देश के हैं वो इसमें इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीधी लड़ाई है। तेलंगाना के अंदर भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि वहां पे एमएलए 1 है मगर एमपी 4 है, तो वो देश अलग अलग तरीके से वोट करता है। मेरे पहले जो पैनलिस्ट थे वो बता रहे थे कि लोग लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए अलग अलग मुद्दों पे वोट करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी इलेक्शन के अंदर, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के अंदर अलग तरीके से वोट करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मगर इस बार आप देखेंगे कि बहुत, तो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़त जो है वो, आप कैसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस हो सकता है इन चुनावों के अंदर, यानी कांग्रेस अगर जीत भी जाए तो देश के चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की बात हम 3 दिसंबर के बाद करेंगे। 5 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद इंडिया अलायंस के बारे में हम लोग, तो मतलब चुनाव आया तो अलायंस ठंडे बस्ते में चला गया, एक ही इलेक्शन बचेगा। ठीक, ओके जी, क्या कह रहे हैं? अभी चुनाव आया तो अलायंस को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। बस्ता ठंडा कभी नहीं होता, बस्ता तो गर्म ही रहेगा जी, ये क्योंकि जो लड़ाई लड़नी है, ठीक है, ओके, डॉक्टर आज देखिए ना राहुल गांधी ने क्या कहा, हताशा है, राहुल गांधी ने कहा उतारे हैं, मिनिस्टर उतारे हैं, अब ये डिफेंसिव पे आ गए उसको लेकर के, और आप डिफेंसिव हैं इसलिए आपने ये सब कुछ करा है। बीजेपी से डायरेक्ट सवाल है, ये एमपी मिनिस्टर हमने बनाए हैं तो क्या घर में बैठा के रखने के लिए बनाए क्या कि उनकी पूजा करें? ये कार्यकर्ता हैं। एमपी मिनिस्टर आपके यहाँ बनते हैं साहब, जो शीश महल में रहते हैं, 2 लाख की कमोड पे बैठते हैं। एमपी मिनिस्टर आपके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ धोने आप गए थे, और जिसको पार्टी कहेगी आप धोने के लिए गए थे क्या? आपको कैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़े नहीं आपको वैल्यू कैसे मालूम पड़ी? मैं बड़े इज्जत के साथ बीच में क्यों बोलते हैं भाई? बीच में क्यों बोलते हैं? आप सुनिए ना, तो सही पूरा तो सुनिए, आप बात मत करिए, यहाँ पूरा सवाल सुन लीजिए। अच्छा, मेरा निवेदन है कि हम स्तर की डिबेट करें, स्तर की डिबेट करें। ओके, डॉक्टर अजय आलोक मेक योर पॉइंट, पीपल आर लिसनिंग टू यू। और तो ये चुप रहेंगे तब तो सही। ओके, रवि जी, निवेदन मेरा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों जगह सीधी लड़ाई है। तो सीधी लड़ाई भाजपा कांग्रेस में है। आम आदमी की पार्टी क्या वोट काटने गई है वहां? जब सीधी लड़ाई है तो आप कहां हैं? आप ना 3 में ना 13 में, तो काय के लिए बोल रहे हैं? आप तो 5 दिसंबर के बाद बोलेंगे ना, तो फिर चुप रहिए। ओके, रवि श्रीवास्तव, सीधी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? हर आदमी को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। हम अभी आपने कहा भाई गुजरात के अंदर, तो वो सीधी लड़ाई को वहां, तो रवि जी, डॉक्टर अजय आलोक ने सही बात तो बोली। उन्होंने बोला कि आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, और जब बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी क्या वोट काटने के लिए गई है, जैसा गुजरात में गई थी वोट काटने के लिए? इस सवाल आएगा। मैं आपसे कह चुका हूं, कोई अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। ये आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। अलायंस असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं है। तो आम आदमी पार्टी क्यों चुनाव लड़ रही है बाकी 3 राज्यों के अंदर? वोट काटने के लिए, क्योंकि सीधी लड़ाई आपने बोला बीजेपी और कांग्रेस का है। दुनिया हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो पार्टी को अपने आप को साबित करने का हक है ना। तो वोट लेगी ना, मतलब कार्यकर्ता है वो भी तो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वोट लेगी। कार्यकर्ता अपने को सिद्ध कर रहे हैं, मंत्री पद छोड़ करके वहां पे एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, डिमोशन हो गया, उतार दिए गए गद्दी से। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, गया उनका, और डिमोशन हो गया, कार्यकर्ता गद्दी से उतार दिए गए, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो गलत बात है। डिमोशन क्या कहते हैं? मैं आपको 2014 याद दिलाता हूं, जब एक मुख्यमंत्री आया था बनारस चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद चुनाव के दौरान
उसके बाद दिल्ली चुनाव के दौरान हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा था, मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो जी, अब मैं दिल्ली कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा जी, मुझे इस बार चुन लो जी, गलती हो गई, मैं बनारस गया जी। डिवोशन उसको कहते हैं, समझे ना, कि मुख्यमंत्री होके बनारस आया, बनारस से फिर गए चुनाव लड़ने, तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे जनता से, गलती हो गई, दिल्ली छोड़ के गया, दिल्ली छोड़ के गया। अब एक मिनट, डिमोशन और डिमोशन, अरे सुनिए, डिमोशन और बताता हूँ, डिमोशन और बताता हूँ, डिमोशन और बताता हूँ, आधी रह गई। अरे सुनिए, डिमोशन और बीच में क्यों बोलते हैं और बोले आप बीच में क्यों बोलते हैं, आपको बीमारी हमारी है क्या? कौन माफी मांग रहा था? ऐसे बोलने से क्या आपकी बात चली जाएगी? आप तो अपना मजाक बनाते हैं, आप अपना मजाक बनाते हैं, आप झोला मजाक बनाते हैं, इसीलिए आपको बीमारी याद आती है। आप अपना मजाक बनाते हैं, आप तो उम्र के रिटायरमेंट पे आ जाते हैं बैठने के लिए, ज्यादा बीपी बढ़ जाएगा आपका, डॉक्टर उसमें बोल रहा हूँ। आप क्वैक है, आप उम्र है, उम्र का ख्याल कीजिए, थोड़ा आराम से पानी वानी पीजिए, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अपनी, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं है, ठीक है ना, उम्र का ख्याल कीजिए अपना। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको उम्र का ख्याल ही नहीं होता है। देश में डेमोक्रेसी रेस्टोर रेस हो जाते हैं डीजल इंजन की तरह, शांत होने का नाम ही नहीं लेना, न 3 महीना 13 में झूठ मूठ का बकबक किए जा रहे हैं, आपकी तरह थोड़ा ही है, आप 3 महीना 13 में अत्याचार करते रहे, बैठ करके गाली देते रहे लोगों को, देश में अत्याचार करते हैं। लेकिन अब बड़ा ये अत्याचार, क्या पार्टी है आपकी? जी जी, पार्टी है आपकी? ठीक है, रोहित मेरे साथ है, प्रोफेसर रागी मेरे साथ है। रोहित एक सेकंड, रोहित आपके जैसे रोहित, आज 1-2 साल में खत्म हो जाएगा। आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि देखिए, अब कांग्रेस की सरकारें जहां कहीं भी होगी वहां हम जातिगत जनगणना कहेंगे। इंडिया अलायंस पे भी लगभग इस पे सहमति है, 1-2 पार्टियां हो सकती है इसके खिलाफ हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही राहुल गांधी 2009 में कुछ और बोलते थे, लेकिन 2023 आते आते बदल गए। देखिए, 2009 और 2023 के अंदर 14 साल का फर्क है। तो 14 साल के फर्क के अंदर अगर देश की स्थिति बदलती है और देश के अंदर अगर ऐसी स्थिति आती है कि जहां पे गरीबों का हक मारा जा रहा है, जहां पे अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, जहां पे बैकवर्ड्स का हक मांगा जा रहा है, जहां पे SC ST का हक मारा जा रहा है, तो वहां पे क्या समस्या है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो? और जातिगत जनगणना तो 2011 में हुई थी ना, उसका डेटा क्यों नहीं रिवील करती है भारतीय जनता पार्टी? भाई, भारतीय जनता पार्टी दबा के बैठी है ना जातिगत जनगणना का डेटा। तो ऐसी स्थिति में आपको यह समझना पड़ेगा कि आज देश को जरूरत है। बिहार के अंदर जातिगत जनगणना हुई, क्या सामने आया कि 15% की आबादी 50% का हक मार रही है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे सामने आ चुका है कि जातिगत जनगणना की देश को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के, तो राहुल गांधी को 2009 में ये क्यों नहीं ध्यान में था जब उनका शासन था? 2011 के आंकड़े क्यों नहीं जारी करे? 2009 में क्यों नहीं राहुल जी ने 14 करोड़ लोगों को देखिए, ऐसा है, पहली चीज तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं बता देता हूं कि 14 करोड़ लोगों को कांग्रेस सरकार 2014 तक गरीबी रेखा से ऊपर लेके आई थी, जो वापस भारतीय जनता पार्टी के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। यह भारतीय जनता पार्टी का खुद क्लेम है। भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के ऊपर निर्भर है देश के अंदर। तो आपको खुद समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या विकास किया है। ठीक है, मैं राहुल गांधी ने 2009 में क्या बोला था, 2023 में क्या बोला है, इंदिरा गांधी ने क्या बोला है, आइए आपको मैं सुनवा देता हूं, आइए सुनते हैं। 2014 से पहले क्या बोला था और 2014 के बाद क्या बोला। जी चलिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार। हाईवे गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर इजरायल एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया। हमले में हमास आतंकियों का 3 मंजिला मुख्यालय तबाह हो गया। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर दूसरे दिन भी इजरायल का ताबड़तोड़ हमला आतंक के 800 से ज्यादा अड्डों को तबाह किया। इजरायल में तेल अवीव एयरपोर्ट के पास बड़ा धमाका, चारों तरफ गूंजने लगी सायरन की आवाज। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम। गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल। ऑपरेशन रूम में सेना के अफसर को साथ दिखे जनरल स्टाफ के प्रमुख। इजरायल और फिलिस्तीन में जारी जंग के बीच इजरायल की सेना ने बड़ा दावा किया। इजरायल की सेना ने गाजा से लगी सीमा को 20 जगहों पर टैंक से घेरने का दावा किया।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में इजरायल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच झड़प, संयुक्त राष्ट्र परिसर के घेराव के दौरान समर्थक आपस में भिड़े। इजरायल के लिए सैन्य सहायता का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात। इजरायल जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई। इजरायल के समर्थन में अमेरिका F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भी तैनात करेगा। हमास के हमले में अमेरिका के 4 नागरिकों की मौत की खबर। इजरायल में हुआ हमले में मारे गए 4 नागरिक। हमास के आतंकी हमले को इजरायल ने बताया ईरान की साजिश। विदेश मंत्रालय ने कहा हमास और हिजबुल्लाह को पिछले हफ्ते मिली थी ईरान से मंजूरी। हमास के हमले के बाद इजरायल लगातार गाजा पट्टी को निशाना बना रहा है। इसी बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना को गाजा की पूरी तरह से घेरेबंदी के आदेश दे दिए। इजरायल डिफेंस फोर्स का अब भी हमास आतंकियों के इजरायली इलाके में होने का दावा। आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा हमास को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। आईडीएफ ने हमास के हमले को बताया 9/11 जैसा हमला। हमास आतंकियों को बताया आईसिस से ज्यादा बर्बर और क्रूर। 1973 के बाद पहली बार इजरायल ने किया युद्ध का ऐलान। 50 साल बाद पूरे देश में आर्टिकल 40 लागू। अमेरिका के इजरायल के समर्थन पर व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन। फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे लोगों ने इजरायल को सैनिक मदद रोकने की मांग की। तुर्की के राष्ट्रपति ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। यरूशलेम को बताया फिलिस्तीन की राजधानी, बोले मध्यस्थता को तैयार। इजरायल में हुए हमास के हमले में नेपाल के 10 छात्रों की मौत। इजरायल में नेपाल के दूतावास ने मौत की पुष्टि भी की थी। गाजा से इजरायल के शहर अशकलोन पर हुए रॉकेट हमले को इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। गाजा से हुए रॉकेट हमले का वीडियो भी सामने आया। हमास के साथ जारी युद्ध में ब्रिटेन भी इजरायल के साथ खड़ा हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की। हमास के इजरायल पर हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल। ईरान के राष्ट्रपति ने हमास के आतंकियों से बात की। गाजा पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। इजरायल के हमले में गाजा के राष्ट्रीय बैंक की इमारत पूरी तरह तबाह। इजरायल से 26 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। मेघालय के सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। इजरायल और गाजा के बीच युद्ध में थाईलैंड के 12 नागरिकों की मौत। थाईलैंड सरकार ने अपने नागरिकों को निकालने का प्लान तैयार किया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इजरायल फिलिस्तीन युद्ध पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर हालात पर भारत सरकार की नजर और इस संकट का भारत पर असर नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में कुछ छात्रों ने विवादास्पद नारे भी लगाए। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन पर हुए प्रदर्शन पर मंत्री रघुराज सिंह ने निशाना साधा। कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा बन चुकी है। बीजेपी नेता डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना गद्दारों से की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। ट्वीट कर लिखा फ्री फिलिस्तीन। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जारी किया फिलिस्तीन के पक्ष में पोस्टर्स। जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन डीएसएससी ने भी किया समर्थन। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कांग्रेस नेता कपिल मिश्रा का लेफ्ट और कांग्रेस पर हमला। बोले आतंकियों और जिहादियों का आखिर समर्थन क्यों। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरी एक्टर गौहर खान। हमास को आतंकी संगठन और इजरायल को आतंकी राज्य बताया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने की मुसलमानों से फिलिस्तीन के लिए दुआ करने की अपील। बोले सड़कों पर ना करें प्रदर्शन, घर और मस्जिदों में जाकर मांगे दुआ। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। कहा इजरायल ने जब फिलिस्तीन के लोगों की हत्या की थी तब सब खामोश क्यों थे। फिल्म एक्टर शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी। शाहरुख खान को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी कल एशियन गेम्स के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार 107 मेडल हिंदुस्तान के नाम किए। भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर फैसला। पीएम मोदी ने कहा भारत और तंजानिया के रिश्तों का ऐतिहासिक दिन। सिंध पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद भी राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है और भारत सिंध को वापस ना ले सके ऐसा कोई कारण नहीं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में विश्वकर्मा समाज के लोगों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। बीजेपी के कई सांसद बैठक में शामिल हुए। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला। रिलायंस फाउंडेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बीच ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम के लिए समझौते का ऐलान। खेल में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडिंग चेयरपर्सन नीता अंबानी ने की बच्चों से मुलाकात। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका खारिज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अलग अलग केस में 3 जमानत याचिकाएं खारिज की।
दिल्ली में आबकारी घोटाला केस में गवाह दिनेश अरोड़ा से ईडी दफ्तर में पूछताछ। दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को आमने सामने बिठाकर ईडी की पूछताछ। बिहार में जातीय जनगणना को बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने किया खारिज। बोले बिहार में जाति नहीं, अमीर और गरीबों की गिनती जरूरी। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर निशाना साधा। बिहार के सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव के परिवार ने बिहार को दिशाहीन कर दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कांशीराम परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। यह कार्यक्रम लखनऊ में ही आयोजित किया जाएगा। आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के बीच बयान दिया था और अधिकारियों को फूल माला पहनाने पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक असलम शेख को जान से मारने की धमकी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से दी गई धमकी। मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज करके गहनता से जांच शुरू की। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज जारी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु के विधानसभा कावेरी जल प्रबंधन के आदेश पर प्रस्ताव भी यहां पेश किया गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का सतलुज यमुना लिंक के मुद्दे पर प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की पानी से बौछार की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। राज्यपाल ने दिया था मिलने का वक्त। आज ही दिल्ली रवाना होंगे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। एशियन गेम्स में 107 मेडल जीतने पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा 60 सालों में पहली बार एशियन गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते हैं। हिमाचल प्रदेश पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों ने धर्मशाला स्टेडियम में अभ्यास किया। लखनऊ में फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म द वैक्सीन वॉर के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे थे। सिक्किम में आए बाढ़ में अब भी 105 लापता लोगों की तलाश। बाढ़ में मरने वालों की संख्या 34। अब तक 2500 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। सिक्किम के लाचेन से रेस्क्यू किए गए सैलानियों का पहला दल मंगन पहुंचा। इन सभी सैलानियों को सेना हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर चुकी थी। यूपी के बुलंदशहर में गैंगस्टर हाजी आरिफ पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। 1 करोड़ 68 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सीआरपीएफ की महिला जवानों ने बाइक रैली निकाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के अरियुलूर में भीषण हादसा। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी। पंजाब के जलंधर में एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप। घर में मौजूद 6 लोग आग में झुलसे, 5 की मौत। गुजरात के अरावली में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की जान गई। वहीं हादसे में ट्रक में रखे 150 से ज्यादा भेड़ बकरियों की भी बेहद दर्दनाक मौत। अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। यूपी के आईआईटी कानपुर में वार्षिक खेल उत्सव में बवाल हो गया। बाहर से आई 2 कबड्डी टीम आपस में भिड़ गई। जमकर मारपीट, दोनों टीमों को डिस्क्वालीफाई किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुणे पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को बुलडोजर से नष्ट किया। हरियाणा के रोहतक रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त महिला ट्रेन के नीचे गिर गई। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने महिला की जान बचाई। दिल्ली में पुलिस ने चोरी और चेन स्नैचिंग के मामलों में 3 आरोपियों को धर दबोचा। 126 मोबाइल फोन भी बरामद। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक्टिव था ये पूरा गैंग। बिहार के सिवान में अनोखा मामला सामने आया। वहां कुछ लोगों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई की और फिर दोनों की शादी भी करवा दी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने हथियार तस्कर धनंजय कुमार को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद और एक कार भी जब्त। यूपी के कानपुर में एक आदमी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया। पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा। लखनऊ में दिन दहाड़े एक घर में घुसकर बदमाशों ने डकैती की। परिवार को बंधक बनाकर लाखों के जेवर और नकदी लेकर बदमाश फरार। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के इटावा में 2 बहनों की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सतना में आपसी विवाद में बदमाशों ने एक बुजुर्ग की बेरहमियों से लाठियों से पिटाई की। बदमाशों ने पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब कांड में बड़ी कार्रवाई। गंगा जमुना स्कूल के फरार सदस्यों के खिलाफ नोटिस जारी। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूल के 2 छात्राओं का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी पीड़ित परिवार से मुलाकात करते नजर आए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है सीडब्ल्यूसी की बैठक में, यानी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में फिलिस्तीन को समर्थन दिया गया है, खुला समर्थन दिया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में किया गया है समर्थन। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने जानकारी दी है। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ऑफिशियली आ गया है जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव आया बाद में, उसके अंदर खुला समर्थन दे दिया गया है फिलिस्तीन को, जबकि भारत की सरकार ने इजराइल को समर्थन दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर संगीत रागी का। मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए आपको एक बार फिर मिलवा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, रवि श्रीवास्तव, रोहित अग्रवाल, शादाब चौहान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नेता पीस पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है। प्रोफेसर रागी, कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन और 2023 में 5 विधानसभा चुनाव, कोई बड़ा कनेक्शन? देखिए, ये सारा कुकर्म कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को वोट के लिए कर रही है। ये कैसे कह सकते हैं? और आपको ध्यान में जाना चाहिए कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी का कुकर्म इतना बड़ा है कि इजराइल के साथ दोस्ती क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन भी जो है वो कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं करती थी ताकि अरब की दुनिया उससे नाराज हो जाए। मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान तक ने उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। ये जो है, ये सारा मिथक जो है वो तब टूटा जब चंद्रशेखर की सरकार बनी केंद्र के अंदर, और वो भी कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में जो है वो जो कोल्डनेस था वो खत्म हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिया है, अब मुझे लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने का नेतृत्व कर रही है। और ये मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि जानबूझकर के जो काम जिन्ना ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में किया था, वो काम हिंदुओं को तोड़ने का आपस में ये जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, ये जो ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके हिंदू समाज को बिखेर दो, इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं कई बार कहता था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या इटालियन नेशनल लेड कांग्रेस है। अब मुझे लगता है कि मैं इसे गंभीरता से कह सकूं कि ये इटालियन नेशनल लेड कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन नेशनल लेड कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक प्रकार से जातीय जनगणना पर इनके पुरखों ने, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, नेहरू जी ने मना किया। श्रीमती गांधी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को नहीं ये किया। राजीव गांधी ने कहा था कि ये जातीय संघर्ष खड़ा करेगी। इसका मतलब है कि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व इस देश में जातीय संघर्ष चाहती है। उनको लगता है कि मंडल 2 ला करके हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज का जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए बिहार की जातीय जनगणना हुई, कितनी बड़ा ये राष्ट्रीय पाप है। 137 ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या प्रतिशत 0.1 है। 25 ऐसी जातियां हैं जिनको जनसंख्या 1000 से लेकर के कम है। डेमोक्रेसी के अंदर एक भी व्यक्ति की परिभाषा होती है कि एक भी व्यक्ति हो, लेकिन वह सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, कल जाकर के ऐसी जातियां एक साथ इकट्ठा कर करके, अरे यार सुनो तो सही ना, तुम्हें क्यों इतना परेशानी होती है? तुमने 3 का 13 हो, तुम्हारी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, तुम पिटे हुए मोहरे हो, तुम बंगाल से पिट गए हो, त्रिपुरा से पिट गए हो, केरला में पिट गए हो, कहीं पर तुम हो नहीं। अननेसेसरली थोड़ा सा धैर्य रखो मित्र। अगर भाजपा समझती है और ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी, जो चीन के समर्थन में खड़ा हो जाती थी, कभी रसिया के साथ पैसे खाती थी, कभी चीन के साथ पैसे खाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केजीबी की फाइल छूट रहा है। डायरी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लो, पता लगेगा। प्रोफेसर आगे आपने अपनी बात पे रखा, आपने अपने 3.5 मिनट का वक्तव्य रखा। और चाइना के अरे यही कम्युनिस्ट पार्टी थी ना जो कहती थी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके।
मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है जातीय जनगणना हो या फिर ये पैलेस्टीन वाला विषय हो, क्योंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस भी ला रही है और बीजेपी भी लेके आ रही है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना के संबंध में एक बात बहुत स्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं बांटना, हम सब इंडियन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक एवं सामाजिक सम्मान और नेतृत्व के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। कई जातियों के साथ, खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं महादलित, इन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ राजनीतिक अत्याचार हुआ है, सामाजिक अत्याचार हुआ, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पैलेस्टाइन के इश्यू पे आता हूं। देखिए, पैलेस्टाइन का मसला आज से नहीं 50 साल से ज्यादा से चल रहा है और ये बात सबको पता है। अभी तो हमास ने अटैक करा है ना, टेररिज्म अटैक करा है इजराइल पर, तो हम विक्टिम के साथ हैं या जो आतंकवाद फैला रहा है हमस उसके साथ है? निर्णय तो हमें करना है। भारत की सरकार तो इजराइल के साथ है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। भारत की सरकार भी इजराइल के साथ नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इजराइल 50 साल से आतंकवाद कर रहा है, फलस्तीन एक बार को मार रहा है, 33,000 से। एक बार क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी ना अमीश जी। ये सब नहीं होगा। ये कौन है बीच में बोल रहा है? ये क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। यदि ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाए तो जायज है। कौन है ये रोहित अग्रवाल। कहां से लाते हैं ऐसे लोग को? रोहित अग्रवाल है। नहीं, मुझे पूरी मैंने किसी के बीच में मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई आम विषय नहीं है। मुझे बात कहने दीजिए, उसके बाद आप आरोप करते रहो। कौन है ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल? ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल, ये आम विषय और खास विषय बताएगा क्या? तमीज है तुझे? बात कर देंगे। राष्ट्रीय चैनल में बैठा है आम आदमी पार्टी का दलाल। अरे तेरी औकात है, तेरी औकात है आम आदमी पार्टी का दलाल। एक सेकंड, बिल्कुल देखिए, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है, ये आपको भी नहीं शादाब चौहान करना चाहिए था, किसी के को जूता दिखाएं या कुछ करें। रोहित अग्रवाल, आप भी शांत बैठे रहते। मेरा निवेदन है, अपने अपने विषय पे अपनी बात को रखा जाए। शादाब चौहान पहली बार बोल रहे थे, उनका विषय था, उनको बोलने देते। आपको बीच पे नहीं बोलने की आवश्यकता थी। मैं कई बार बोलता हूं कि इस तरह से मत करा करें, क्योंकि अगर आप बीच में बोलते हैं तो फिर दूसरे आदमी को बुरा लगता है। और जो हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ चैनल के ऊपर। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट एवर हैपेंड राइट नाउ। इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। जी शादाब, आप अपनी बात को रखिए। रोहित जी, आप अपनी बात को रखिए। एक बात बिल्कुल, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, रोहित का ऑडियो डाउन। शादाब, आपको 30 सेकंड का ऑडियो में आप कर रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देन रोहित अग्रवाल, यू कम इन और तमीज के साथ सब बात करें। अमीश जी, पैलेस्टाइन के पर इजराइल पिछले 50 साल से आतंकवाद कर रहा है। 33,000 बच्चों को मार दिया, सिविलियंस को मारा गया, वुमेन्स को मारा गया, और अवैध कब्जा कर रहा है। इन्हीं फलस्तीनियों ने इनको रहने की जगह दी थी जब सारी दुनिया से निकाले गए थे। और भारत सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, मौजूदा सरकार, हमने हमेशा आधिकारिक रूप से फलस्तीन का समर्थन किया है। हां, हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। मोदी जी ने भी वही बात कही है, क्योंकि यह अटैक किसी को भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से हुआ है। वहां 50 सालों से हो रहा था, इस बार हमास ने किया है। तो हम लोग किसी भी हिंसा को नहीं, पर हमास ने तो आतंकवाद किया है ना, निकालना चाहिए। बच्चों और लड़कियों के साथ आतंकवाद किया है ना, सिटीजन्स के साथ आतंकवाद किया है ना। इट इज लाइक 9/11 इन यूएस। 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, वैसे हुआ है इजराइल के अंदर। यस, इजराइल हमेशा से आतंकवाद करता रहा है, जुल्म कर रहा है, और बच्चों को मारने वाला जालिम आतंकवाद, और हम उस इजराइल के खिलाफ। प्रोफेसर आगी 30 सेकंड, प्रोफेसर आगी 30 सेकंड। अमीश, दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद हर हत्या का कारण बताती है और जायज ठहराती है। दुर्भाग्य है कि मुस्लिम देश जितने हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से नग्नता और मौन साधा है हमास के, मुझे एक बार याद आता है कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कर्ण को लेकर के कि ये ब्रह्मास्त्र के योग्य है, फिलिस्तीन ब्रह्मास्त्र के योग्य है। यदि इजराइल कुछ भी प्रयोग करता है तो वो सब का सब जायज है, क्योंकि ये रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व है जो बर्बर है। ऐसे कौन सा प्रेम है? जाना बिल्कुल, अरे इजराइल के यहूदी आपको पता है कि मानवता के लिए शुभ होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं संगीत रागी। बच्चों को मारना मानवता के लिए शुभ होगा।
पूरी नहीं, आप सुन पूरी लीजिए पहली चीज। मानवता के लिए ये बर्बर है, कायर है, मुसलमान पूरी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानवता के लिए था। अपराधी है। अफगानिस्तान को इसलिए किसने हमारे पकड़ा? इराक को समाज किसने को खत्म किया? समाज को ईरान को छोड़ा जाना चाहिए। ओके, यू मेड योर और इजराइल बिल्कुल बदला लेगा, बिल्कुल बदला लेगा और बिल्कुल उसको बदला लेना भी चाहिए। यू मेड योर पॉइंट। अब मैं आता हूं, अब मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव 15 सेकंड, मुझे 20 सेकंड दीजिए, जस्ट 20 सेकंड्स। या 20 सेकंड। थैंक यू। ऑल आई वांट टू से इज ये बिल्कुल गलत और इलॉजिकल बातें हैं कि ग्लोबल टेररिज्म के लिए आप सीधा इस्लाम और मुसलमानों पे उंगलियां उठा दीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 में मैसिव नरसंहार हुआ और काटा गया एक तरफ से, मैसेकर हुआ ज्यूज का। द मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अफगानिस्तान को खत्म किया गया, इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे, सद्दाम हुसैन को मारा गया, समाप्त कर दिया पूरे देश को। तेल की राजनीति हुई, कुवैत को खत्म किया। यह सब अमेरिकन इंपीरियलिज्म और कैपिटलिस्ट पावर्स की वजह से है। और आज भी इजराइल की बैकिंग अमेरिका दे रहा है। और हम हिंदुस्तानी प्रो अमेरिकन लाइन को टो करके जो नई फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं वो भारत के लिए सुसाइडल होगी। वी मस्ट सपोर्ट पैलेस्टीनियंस, ये हमारी ट्रेडिशनल लाइन रही है। तो हम हमास को सपोर्ट करके आतंकवाद का हमारी समर्थन तो मैत्री नहीं रही कर है। सकते। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, जब सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने लाइन ले ली है तो लगभग ये इंडिया अलायंस की भी बात है। रोहित जी, मैं आपको मौका दूंगा। इंडिया अलायंस की एक बात है, एक जातिगत जनगणना, दूसरा पैलेस्टाइन विषय। देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये क्या सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन इस देश के 140 करोड़ लोग, अगर इसमें से 10 करोड़ लोग भी आज भी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इनका चरित्र और इनकी अपने आप को चरितार्थ करने की भावना देश के लोगों को समझ में आ गई होगी कि इन लोगों का मकसद क्या है। आतंकी हमले को सपोर्ट करना पैलेस्टीन के नाम पर, पैलेस्टीन के नाम पर छुप रहे हैं आड़ में। ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमास ने आतंकी हमला किया जिसमें 450-700 से ऊपर लोगों की मौत हो गई, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन पैलेस्टीन अब भारत की फिलॉसफी, अरे भारत की फिलॉसफी तो हमेशा से रही है, लेकिन भारत की फिलॉसफी आतंकी हमले सहने की नहीं है। भारत की फिलॉसफी अब हो गई है कि अगर आतंकी हमला हो तो उसको वापस उलट के जवाब दो, उनको नेस्तनाबूद कर दो जो हमने किया। और इसीलिए पाकिस्तान से आतंकी हमले बंद हो गए, ट्रेनों में ब्लास्ट होने बंद हो गए। जातिगत जनगणना